नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं रिया राज आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। एसकेएमसीएच के समीप सरेआम चल रहा था लाल खून का काला कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मथुरा में हुई 3 लड़कियों की मौत की आशंका मामले में एफआईआर में हुई देरी पर सिटी एसपी एक्शन में दिखे। कहा पूरे मामले की होगी जांच। और बाबा गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी कई महीनों बाद खुली। लाखों रुपए के नोट गल चुके थे। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच के समीप चल रहा था सरेआम लाल खून का काला कारोबार। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने खून की गोरख धंधा कालाबाजारी करने वाले एक बड़े गिरोह के 2 शातिर को पुलिस ने पकड़ा है, जो शहर के कई निजी अस्पताल से लेकर एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज तक अपने धंधा को चला रहा था। इस धंधे में शामिल नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा हजाम टोली मोहम्मद इमरान, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर निवासी अपनी प्रेमिका मुस्कान परवीन के सहयोग से इसको किया करता था, जो भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके टारगेट किया करता था और इसके एवज में मोटी रकम लिया करता था। मिली शिकायत के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर मामले में एक आरोपी को पकड़ा, जिसके बयान पर इस गिरोह में शामिल महिला मित्र मुस्कान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खून का धंधा करता था। दोनों आरोपी को एसकेएमसीएच एरिया से पकड़ा गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा निवासी मोहम्मद इमरान और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर निवासी मुस्कान परवीन है। शहर के कई नामी गिरामी अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल इन लोगों के संपर्क में थे। इन सभी से पूछताछ के बाद खुलासा किया गया है। इस काम में कई अन्य लोगों का सहयोग मिलता था। मरीज देने पर कमीशन मिलता था और दोनों के खिलाफ में पुलिस के पास पूरा साक्ष्य है और अब दोनों को जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिन से एक कंप्लेन आ रही थी कि एसकेएमसीएच में जो ब्लड बैंक है वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा गलत तरीके से इलीगली और अनऑथराइज तरीके से ब्लड का कुछ लोगों से ब्लड लिया जाता है और उसको फिर पैसे दे करके और उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके और जो जिस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो इमरजेंसी में होता है, उसको फिर ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसी चीज़ में फिर एक एसकेएमसीएच में जो एसकेएमसीएच ओपी है, वहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने सस्पिशन के आधार पर पकड़ा है। एक का नाम मोहम्मद इमरान है और दूसरा एक महिला है मुस्कान परवीन। ये दोनों एक चंदवाड़ा की रहने वाली हैं टाउन थाने में और एक काजी मोहम्मदपुर की महिला रहने वाली है माड़ीपुर की। तो इनका जब हम लोगों ने फ़ोन सर्च किया और इसमें इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने ये चीज़ कबूली भी और हमारे पास में एविडेंस भी मिले, जिसमें इनके द्वारा कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे कुछ ब्लड लेकर के और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड की सप्लाई की जाती है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड होता है। 2,500 से 3,000 रुपये में इनके द्वारा ब्लड लिया जाता है और 8,000 से 10,000 रुपये में ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसमें उन लोगों के द्वारा कुछ और भी कई लोगों का नाम बताया है। इनके फ़ोन से भी हमको कई सारी डिटेल्स मिली हैं, जो हम लोग आगे के अनुसंधान में उन लोगों पर हम लोग अभी काम करेंगे। कब से ये लोग काम कर रहे थे? अब काम तो ये लोग चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। ये सब अभी अनुसंधान में और चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ये लोग चला रहे थे, कई ग्रुप भी बनाए हुए थे और इनके वहाँ के ब्लड बैंक के भी कुछ कर्मी थे और लोकल लोग भी थे, बाहर के कुछ लोग थे, कांटी वाली साइड से भी कुछ लोग थे, जिले के बाहर के भी कुछ लोग थे, जिनके द्वारा, क्योंकि एसकेएमसीएच बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ बिहार का, तो और भी आसपास के इनके कुछ नेटवर्क में कुछ लोग थे जो दूसरे ज़िलों से भी ये काम करने में सपोर्ट करते थे। कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी सर इसमें। अब ये लोग जो ब्लड इनके पास में रहता था, कलेक्शन जो करते थे, उसमें से अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट एडमिट है और उसको अगर इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो उसको भी ये लोग अपना ब्लड यहाँ से सप्लाई करते थे। जो महिला पकड़ी गई है वो क्या करती थी और किस तरीके से? महिला का भी सेम था। जो कुछ महिला पेशेंट है या फिर जो महिलाओं से डीलिंग करना, तो सब लोग सेम ही एक ग्रुप का एज ए गैंग ये लोग काम करके और
ब्लड ग्रुप का उसका। मुजफ्फरपुर की बच्चियों का मथुरा में शव मिलने की आशंका में एफआईआर में हुई देरी पर सिटी एसपी एक्शन मोड में, कहा पूरे मामले की होगी जांच। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र से गायब 3 नाबालिग लड़कियों का शव मथुरा में बरामद होने की आशंका पर पुलिस की एक टीम सोमवार को परिजनों के साथ शवों की पहचान के लिए मथुरा के लिए हुई थी रवाना। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और लापरवाही के बाद सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। सिटी एसपी ने कहा कि मथुरा पुलिस से सूचना मिली कि 3 बच्चियों की डेड बॉडी है जो ट्रेन से कट गई है, जिसके सत्यापन के लिए गायब बच्चियों के परिजनों के साथ पुलिस की एक टीम मथुरा गई हुई है। भीषण गर्मी के कारण डेड बॉडी डिकम्पोज हो गई है। उसकी पहचान को लेकर परिजनों के ब्लड सैंपल डीएनए और डेड बॉडी के ब्लड सैंपल डीएनए से मैच किया जाएगा, तब जाकर स्पष्ट पता चल पाएगा। बाकी पुलिस इस केस से जुड़े हर बिंदु पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही मथुरा पुलिस से बात हुई है, उससे पता चला कि तीनों लड़कियां ट्रेन के सामने आ गई, जिससे वह कट गई। मामला आत्महत्या का है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते 13 मई को नगर थाना क्षेत्र के योगिया मठ और बालू घाट से एक साथ 3 सहेलियां घर पर चिट्ठी छोड़कर गायब हो गई थी, जिसके बाद 14 तारीख को बच्चियों के परिजन आवेदन देने के लिए नगर थाना पहुंचे। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा तत्काल आवेदन रिसीव नहीं किया गया। कई दिनों तक थाने का चक्कर लगाते रहे, तब जाकर इस घटना की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को लगी, जिसके बाद उनके निर्देश पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अगर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर देती तो आज मेरी बच्चियां जिंदा और घर पर होती। 3 बच्चियां गायब हुई थी, उनमें से हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है और हमारी अभी कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी 3 डेड बॉडी हम लोग को मथुरा में मिली थी और उन 3 डेड बॉडी में से सत्यापन के लिए हम लोगों की एक टीम उनके पेरेंट्स के साथ में मथुरा गई हुई है और वहाँ पर अभी क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और गर्मी का भी टाइम है, तो अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, तो फिजिकली उनका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए सब सारी डेड बॉडीज़ का हम लोग वहाँ पे डीएनए प्रिजर्व करेंगे ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ में डीएनए का मिलान कर सकें और ये वेरीफाई हो सके कि ये जो डेड बॉडी मिली है उन्हीं बच्चों की है जो गायब हुई हैं। बाकी इसमें अनुसंधान में कई सारी चीज़ें हैं, जो लेटर वगैरह मिले हैं या फिर जो बच्चों के फ़ोन से जो बात हुई है तो और सीसीटीवी वगैरह उन सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक और चीज़ ये है कि हम लोगों ने उधर भी बात की है मथुरा में, तो मथुरा में जिस ट्रेन के आगे बच्चियां कटी हैं उस ट्रेन के ड्राइवर से भी बात हुई है और उस ट्रेन में जो गार्ड था उनसे भी हम लोगों ने बात की है। तो उन लोगों का भी वही चीज़ कहना है कि 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियां साथ में चल रही थीं। फिर ट्रेन जैसी आई तो 100-150 मीटर के आसपास में तीनों बच्चियां हाथ पकड़ करके और ट्रैक के आगे आ गई और बच्चियां फिर क्योंकि बहुत स्पीड में ट्रेन थी तो रन ओवर करके और ट्रेन से कट गई है। तो कहीं भी इसमें मर्डर का और उसका मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है और इसका वहाँ के ट्रेन के ड्राइवर ने सत्यापन किया और क्यों लड़कियों ने आत्महत्या किया इस पे अभी हम लोगों का अनुसंधान का विषय है, तो इस पे हम लोग अभी काम करेंगे। जो टेक्निकल एविडेंसेस अब तक मिले हैं उसमें क्या चीज़ सामने आया है? और टेक्निकल एविडेंस में अभी तक ये चीज़ सामने आई है कि बच्चियां गई हैं, लेकिन कैसे गई हैं किस तरह, क्योंकि बच्चों का फ़ोन लगातार बंद था। 14 तारीख के बाद में हम लोग भी जब से कंप्लेन मिल रहा था तो सब लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे, तो कहीं भी बच्चियों का टेक्निकल कि बच्चे मथुरा में गई है उसका हमारे पास में अभी तक लोकेशन नहीं आ पा रहा था। सेकेंडली कि बच्चियों ने कानपुर में ही फ़ोन बंद कर दिया था, तो हम लोग अभी तक टेक्निकली वो चीज़ पे नहीं जा पा रहे थे कि मथुरा में बच्चियाँ गई है। बाबा कनेक्शन भी कोई है सर? लेटर में लिखा हुआ है कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा का दर्शन बच्चियां करने जा रही थी क्योंकि जैसा घर वालों से बात हुई है तो उससे और बाकी जो बच्चों से उनके जो साथी बच्चियां हैं तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि बच्चियों का जो धार्मिक एक इंक्लिनेशन था, बच्चियां धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो थी और इवन घर में भी ये बच्चियां वो देखा गया था कि बच्चियों का बिहेवियर उस तरह का था। तो बाबा का नहीं, लेकिन हाँ शंकर भगवान की वो एक भक्त थी, तो
तो अब ये चीज़ अभी तक अनुसंधान का विषय है कि बाबा कौन थे, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि शायद वो शंकर भगवान को ही बाबा बोल करके एड्रेस कर रही थी। जो पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है सर, उसमें कुछ बातें आई हैं? पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि बच्चियाँ धार्मिक थी, बच्चियाँ धर्म को लेकर, धर्म की एक आस्था थी बच्चियों में। और जैसा बच्चे एक वीडियो भी, ऑडियो भी, जिसमें बच्ची बोल रही है कि आप घर वालों से बोल रही है कि 3 महीने तक हमको मत खोजना, 3 महीने तक हम रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, धर्म के लिए रहेंगे, बाबा के पास जा रहे हैं। तो बस पेरेंट्स का भी उतना ही है, पर पेरेंट्स का भी मानना है कि धर्म को लेकर के बच्चियाँ थी। योगिया मठ जो बच्चियाँ थी, उसका परिजन का कहना है कि 6 महीने के बाद ये लोगों को ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गया धर्म को लेकर, इससे पहले नहीं था। हाँ, तो ये चीज़ अभी अनुसंधान का विषय है कि अब क्योंकि इतना भी ये जो लेटर है मुझसे मिला है हमारे पास, और जो मीडिया में भी लेटर चल रहा है, उससे एक चीज़ ये भी है कि बच्चियाँ इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी, और इंस्टाग्राम पे बच्चियाँ काफ़ी एक्टिव थी, और उधर काफ़ी सारी धार्मिक वीडियोज़ वगैरह देखती थी। तो वो चीज़ अभी अनुसंधान का विषय है कि कैसे बच्चियाँ धर्म को लेकर के इतना जागरूक हुई, इतना उनमें इतनी डिवोशन आया, वो सब हम लोग अनुसंधान का एक एविडेंस जो पेरेंट्स हैं उनका एलिगेशन है कि एफआईआर में काफ़ी समय लगा। हाँ, तो ये पेरेंट्स का एक जो आरोप है कि क्योंकि बच्चियाँ 13 तारीख 14 तारीख को गई थी और एफआईआर 22 या 23 तारीख को की गई है, तो ये इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष की ओर से जमकर कहासुनी हुई। हल्ला हंगामा देखकर आसपास के मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। एक पक्ष ने डायन का आरोप लगाकर वृद्ध महिला को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीनी विवाद है और मुझे डायन बता रही है। दोनों पक्षों की ओर से हुए विवाद की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही नगर थाना और 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। मामला यही है कि पहले मेरा पति के कागज आई, अब कहा कि तुम अपना बेटा से भी हाथ धोएगी, तो बेटा से भी हाथ धोआ दी औरत। और कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला। आप लोग इंसाफ करिए, कैसे जिए, कैसे धरती पड़ा है, इसका इंसाफ करिए। नहीं पूछ रहे, वही बुलाइए, बुद्धि बुलाइए, अपना पूरा खानदान के मारपीट करने के लिए बेटी दामाद पूरा फौजी का बुलाइए। अभी 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वाला है, हमको बताइए बच्चा मरने वाला है, बच्चा मर जाएगा। हम गोतनी है। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा। वो आपकी गोतनी है? नहीं, सास है, इसको भगवान मानते थे। अब भगवान मानते मानते ऐसा कर दी कि कोई रहने लायक ही नहीं छोड़ी बुढ़िया। एगो हमारा लड़का है, हमारा परिवार में और कोई नहीं है, हम है 80 बरस के बूढ़ा है। और लोग बच्चा घर में डेट कर गया है, तो हमको डाइन बना करके अब कह रहा है तू चलो फलाना जगह चिलाना जगह तुमको डाइन निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ ओझा बोला मोहल्ला में हम डाइन निकालो, डाइन होंगे। क्या आरोप क्या लगा रहा आपको डाइन का? डाइन का घर से निकाल दिए हुए हैं, घर में जाने नहीं दे रहा है। अच्छा, ये आप बोले थे क्या कि मतलब नहीं, ये सब कुछ नहीं हम बोले। हमारा नाम सीता देवी। बिकनपुर गांव में बीते महीने डीजे की गाड़ी से हुए युवक की हत्या मामले में पत्नी ने मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत भिकनपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार की जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए कृष्ण कुमार ने बताया कि मामूली सी बात को लेकर उनके पाटीदार बैजू भरत ने 18 अप्रैल को 15-20 लोगों के साथ आकर उनके दरवाजे के अंदर उनके बेटे को खूब मारा। उसके बाद उसे दरवाजे से खींचकर रोड पर लेटाकर उस पर डीजे ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले को लेकर उन्होंने अहियापुर थाने में कांड दर्ज कराया। पुलिस के उदासीन रवैये की वजह से आए दिन वे लोग दरवाजे पर आकर केस उठाने की धमकी देते हैं। कहते हैं केस नहीं उठाओगे तो आगे अंजाम और भी बुरा होगा। हम लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। इसकी शिकायत हमने एसएसपी से लेकर डीएम तक की, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों की मांग है कि सभी की गिरफ्तारी की जाए और मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। हम किचन में काम कर रहे थे, बाहर से आवाज आया, हल्ला हुआ तो बाहर निकल के देखे कुछ लोग हमारे पति को मार पीट रहे थे, लाठी से रड से मार रहे थे। पूरी तरह जब जख्मी हो गए
तो उन्हें घीस कर रोड पर ले जाया गया। उसके बाद वैसे हुआ तो अपने बड़ा बेटा से बोला, सूरज रथ लाओ, रथ इसके ऊपर चढ़ा। वो रथ लेकर आया और उनके ऊपर चढ़ाया, बुरी तरह से कुचल दिया, आगे पीछे चक्का करके उनको ऊपर चलाया। जब वो नहीं रहे तो सब वहां से लोग फरार हो गए, भाग गए। पुलिस प्रशासन के पास इसका जब कंप्लेन किए तो क्या कुछ निकला वहाँ से? प्रशासन के पास कंप्लेन किए तो वो लोग बोले वोट के बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सारे लोग भाग गए। मुख्य आरोपित है जो सूरज कुमार, वो भी पकड़ा गया है, वो भी भागा हुआ है। तो इससे केस को लेकर के किन किन पदाधिकारियों से अभी तक मिले हैं? IG, DIG, DM इन लोग के पास कंप्लेन हुआ है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीना हो गया इस घटना का। वो लोग बस बोलते हैं वोट के बाद, जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद सुनेंगे। इस घटनाक्रम में क्या पुरानी कोई दुश्मनी थी? नहीं। तो ये मामला क्यों हुआ? 17 तारीख को सुबह में वो लोग दौनी कर रहे थे, हमारे मंदिर के सामने। बस हम लोग रोके, उसी बात के लिए वो लोग अपना 2024 की घटना है। हम अपने दरवाजे पर थे, शशि दरवाजे थे, 14 के संख्या में लाठी डंडा रड अपने हाथ में लेके, वो शंकर भट्ट थे, बैजू भट्ट थे, संत लाल था, उसके बाद सूरज था, संतोष कुमार था, यही सब लोग थे। सभी लोग दरवाजे पर आए और गाली गलौज करने लगे और लाठी डंडा भाजने लगे। तो हम लोगों को लगा जी तो मारपीट करेगा। हम लोग भागे, मगर हमारा लड़का शशि किशन जो था से वहीं पर पकड़ा गया, दरवाजे ही पर अपना मंडी के अंदर पकड़ा गया। उसको सभी लोग उसको बुरी तरह से मारे, लाठी डंडा रड से सभी लोग मारे। मारने के बाद शशि जो बेहोश होकर नीचे गिर गया तो बैजू भगत यहाँ से खींच के उसको सड़क पर ले गया, बाउंड्री के बाहर सड़क पर लेकर रख के। और पहले से वहाँ पर रथ जो था, एक डीजे रथ होता है शादी ब्याह में चलने वाला, जिसका धंधा करता है बैजू भगत, वो रखे हुआ था स्टार्ट करके, और स्टार्ट अवस्था में रखे हुआ था। ये सब प्लानिंग था। उसका शशि को वहाँ पर लेटा दिया और लेटा के संतोष है शंकर भट्ट का लड़का, पहले उसको तलवार से एक पखुरा को काटा, पूरा आधा से बेसी काट दिया। काटने के बाद बैजू भट्ट कहता रहे लाओ रथ लाओ, इसको चढ़ाओ। उसका सूरज कुमार गया है, रथ को लेके आया है। उसके बाद उसको आगे पीछे करके 5-7 बार किया है आगे पीछे। और जितने भी लोग थे उसको लाठी से अथी कर रहे थे, जरा अभी नहीं चढ़ा है तो अभी चढ़ गया, ऐसे करके करता था। कहा रथ में तो नीचे से घेरा हुआ रहता है ना, बुझा नहीं रहा था। जब वो लोग सर्टिफाइड हो गए, सब सर्टिफाइड हो गया, जो नहीं मर गया, उसका सभी लोग वहाँ से भाग गए। इस बीच में मेरा भाभो और भाई। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे
हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कई महीनों बाद गरीब स्थान मंदिर की दान पेटी प्रशासन की निगरानी में खोली गई, फिर लाखों रुपए के गले नोट मिले। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर के दान पेटी को महीनों के बाद मंगलवार को खोला गया। दान पेटी खुलने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल दान पेटी में लाखों के नोट सर गल गए हैं। सुबह से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निगरानी में पैसों की गिनती हो रही है। वहीं लाखों के नोट बर्बाद होने से मंदिर के पुजारी नाराज हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा दान पेटी में पानी जाने के कारण नोट खराब होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये भक्तों के आस्था के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ है। बाबा गरीबनाथ मंदिर भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय मंदिर है, जहां सालों भर भक्तों का हुजूम उमड़ता है। इस दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राकेश कुमार की उपस्थिति में नोटों की गिनती हुई। मौके पर राकेश कुमार ने बताया कि एक बड़ा दान पात्र और 2 छोटे दान पात्र को आज खोला गया है, जिसमें लाखों के सिक्के और नोट निकाले गए हैं। जब दंडाधिकारी से हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि काफी संख्या में नोट सर गल गए हैं, नोटों का उपयोग अब कैसे होगा, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अभी 3 बक्सा खुला है, सामने में आपके यहाँ इसकी गिनती हो रही है। अभी लोग 5-5, 10-10 या 2-2 का जो सिक्का है सबको अलग बाइफरकेट कर रहे हैं। इसके बाद गिनती होगी, सब इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बाद गिनती हो जाएगी। काफी नोट सड़ने के भी नहीं, अब थोड़ा पानी से कुछ नोट यहाँ देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा गला हुआ है, बाकी लगभग ठीक है, चल रहा है। नोट का नंबर भी उड़ गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं पाएंगे, हमारे सामने में निगरानी में गिनती हो रही है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हमको क्या करना है, उसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। नोट कुछ नहीं बोलना है। भीषण गर्मी के बीच जिले में एईएस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में अब तक 18 मरीज भर्ती। उमस भरी गर्मी के बीच एईएस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को शहर के अलावे गोपालगंज और मोतिहारी के बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। पीड़ित बच्चा मीनापुर के दीपक कुमार का 3 वर्षीय पुत्र आकाश और गोपालगंज के गुड्डू कुमार की 1.5 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी है। वहीं मोतिहारी राजेपुर के लाल बाबू सहनी की 3 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी में भी एईएस की पुष्टि हुई है। इनको परिजन चमकी बुखार की हालत में भर्ती कराए थे। पैथोलॉजी रिपोर्ट में शुगर लेवल कम था। हाइपोग्लाइकीमिया बताते हुए डॉक्टर ने एईएस करार दिया। तीनों बच्चों का इलाज डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी की यूनिट में चल रहा था, जहां मंगलवार को सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित बच्चों की संख्या अब 18 हो गई है। इलाज के दौरान एक भी बच्चे की मौत अब तक नहीं हुई है। अभी तक जो शुरू से जनवरी से लेकर अप टू डेट आज तक का हमारे पास जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आया है, उसमें टोटल 18 केस मेडिकल कॉलेज में अभी तक प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें से 10 केस मुजफ्फरपुर जिले के हैं।
उन 10 केस में से सारे केसेस सही सलामत होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। जहाँ जहाँ के भी केस हैं सारे प्रभारी को बोल दिया गया है, वो अपने देख रेख में उसका फॉलोअप रेगुलरली कर रहे हैं और करवाया जा रहा है। नए इलाके से भी मामले आ रहे हैं सर, जहाँ पिछले साल नहीं आए थे वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इस तरह के बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि अभी मीनापुर का एक केस आया है, कुर्मी से जो केस आया है, वो पिछली बार भी ग्रसित हुए थे और इस बार भी सेम कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। उसी तरह के बच्चे अभी बार बार आ रहे हैं। बच्चों में रिपीट हो रहा है? बच्चों में रिपीट। आरबीबीएम कॉलेज के होम साइंस विभाग द्वारा मिलेट्स फेस्ट का आयोजन किया गया। आरबीबीएम महाविद्यालय में मंगलवार को होम साइंस और सीएनडी के तत्वाधान में मिलेट्स फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने श्री अन्न से बने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी की। इसका उद्घाटन वाइस चांसलर ने फीता काटकर किया। मौके पर आरबीबीएम की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि श्री अन्न से बने उत्पादों के 8 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें राबी का लड्डू, सामा की कचौरी, सामा का पिट्ठा, दाल पिट्ठा, लेमोनेड पन्ना और मक्के की चाट बनाई गई है। सभी का टेस्ट वाइस चांसलर के द्वारा किया गया और उन्होंने इसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जमाना श्री अन्न का है। श्री अन्न उपजाने में सहज और खाने में सुपाच्य है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मौके पर छात्राओं के लिए आज एक कॉमन रूम का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कोई कॉमन रूम नहीं था, तो हम लोगों ने ये एक कॉमन रूम, छात्राएं इधर उधर भटकती थी, उनके लिए कॉमन रूम सभी सुविधाओं से लैस ये किया। वाईफाई से लेकर सभी तमाम सुविधाओं से लैस है। और आज हम लोगों ने श्री अन्न का एक फेस्ट लगाया, जो कि सीएनडी डिपार्टमेंट और होम साइंस डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। और हमारे वाइस चांसलर साहब फूड टेक्नोलॉजी के, फूड साइंस के मास्टर हैं, तो उन्होंने उद्घाटन किया। और हमारे यहाँ 8 स्टॉल लगे हैं, जिसमें रागी का लड्डू, सामा की कचौड़ी, सामा का पिट्ठा, दाल पिट्ठा, लेमोनेड पन्ना, मक्के की चाट, रागी के टिक्की की चाट, ये तमाम चीज़ें बनाई गई श्री अन्न से। और उन सब को थोड़ा थोड़ा करके वीसी ने चखा है। उनके साथ रजिस्ट्रार साहब थे, सीसीडीसी मैडम थी। उन लोगों ने इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की और कहा कि अभी जमाना श्री अन्न का है। श्री अन्न खाने उपजाने में ये सहज और खाने में सुपाच्य है, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम के जरिए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।